हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखीय आवर्धन को। रेखीय आवर्धन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की और हम बात करेंगे उत्क्रमणिकता के सिद्धांत की। अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों मुश्किल से 5 मिनट के तीनों टॉपिक हैं, मैं बोलकर बता दूंगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इनको डीप में इसलिए समझेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल लगाना है। अगर आपको वास्तव में न्यूमेरिकल लगाना है, आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करना है, तो ये सेशन आपको लास्ट तक देखना ही होगा। आज हम लोग यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या संबंध है प्रकाश के अपवर्तन का अपवर्तनांक से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्क्रमणिकता के सिद्धांत की। जो टॉपिक आपके लिए नया होगा, जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक को हम बहुत आराम से बताएंगे बच्चों, ताकि आपके भेजे में बहुत आराम से बच्चों चढ़ जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इससे पहले के लेक्चर आपको देखने हैं, देन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जाके आप वहां से देख सकते हो। और ये क्लास 12th का फिजिक्स है, जैसा आप जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन, इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है कि रेखीय आवर्धन को m से लिखा जाता है और ये होता है I/O। यह आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखा है, ये पहले से आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, क्या इसका संबंध है v से, क्या संबंध है u से, कब ये माइनस होगा, कब ये प्लस होगा, नहीं पता होता। तो इसे हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बच्चों। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको आप उत्तल से भी कर सकते हो पहले, लेकिन आप इसको जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, अब ये हमारा दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। अब मैंने क्या किया, ये इसका फोकस है, ये इसका हमारा सी पॉइंट है। हमने एक अपनी वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी एक वस्तु को ऐसे रख दिया। इस वस्तु से अब चलेंगी प्रकाश की किरणें, और जो प्रकाश की किरण इससे चलेगी, जाने के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी वो पॉइंट तो हमें पता ही होता है कि बच्चों फोकस होता है। अब दूसरी प्रकाश की किरण ये ऐसे जाएगी और ये सी से गुजर जाएगी और सीधे निकल जाएगी। अब मैं इसमें एरो बना देता हूँ कि किधर से प्रकाश की किरण किधर जा रही है, और ये गई और जाने के बाद वापस चली गई। इस पॉइंट को C कहते हैं, इस पॉइंट को F कहते हैं, इस पॉइंट को A कहेंगे, इस पॉइंट को हम B कहेंगे। ये हमारी वस्तु है, इसकी लंबाई को हम O मान सकते हैं। इतना तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस पॉइंट को हम P कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एक ऐसा संबंध चाहिए कि जो O है और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि हमारा I है। ठीक है, ये O है और ये हमारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि हमारा क्या है, I। ठीक है, ये हमारा I हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने इसका नाम दे दिया B डैश और A डैश। ठीक है, ये हमारा I प्रतिबिंब हो गया। मुझे एक संबंध चाहिए, कुछ एक ऐसा त्रिभुज ढूंढना होगा जो VIOU में संबंध दे दे, चारों चीजें एक साथ आ जाएं। देखो कैसे, अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जो ऐसे गई और उसके बाद ये P पॉइंट से टकरा के वापस ऐसे निकल जा रही है। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी, अगर हम ध्यान से देखें, आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई यहाँ वस्तु चलेगी, P से टकराएगी तो वापस लौटेगी इधर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, ध्यान से देखो। एक मेरा त्रिभुज ये है और ये त्रिभुज कैसा है, समकोणिक। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक, एक समकोणिक हमारा त्रिभुज ये है, और दूसरा हमारा त्रिभुज जो समकोणिक बन रहा है वो ये वाला है बच्चों, ग्रीन कलर का, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। ठीक, अब हम अगर ध्यान से देखें और इन त्रिभुजों को मैं यहाँ पे अलग से बनाऊं। ठीक, इन त्रिभुजों को मैं यहाँ बनाता हूँ। एक सबसे पहले एक हमारा ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसको ज़रा हम कुछ पतला करते हैं। ठीक, एक त्रिभुज हमारा ये है जो इस तरीके से आपको बना दिखाई दे रहा है,
और एक त्रिभुज हमारा एक और है, ठीक। और इसको शिवम सर जो है उल्टा कर देंगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये तो यार उल्टा ही बन गया, ठीक। रुको, एक काम करते हैं, हम इसको बना के ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, ऐसे बन रहा है। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है बच्चों बी डैश ए डैश, और ये हमारा पॉइंट है कौन सा, पी। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, क्योंकि भाई एक कोण इनमें 90 ही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि एक कोण तो हमारा 90 ही है। और साथ ही साथ बच्चों एक कोण 90 होने के साथ ये हमारी एक कोण हमारा 90 है, और इसके बाद इसको हम देखें तो ये 90 मिल रहा है हमको, और यहाँ पे जो बना कोण है ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर ही है, ठीक। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, समरूप। अब अगर हम ध्यान से देखें, मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी पी, सॉरी है ना, पी है बच्चों, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज जो आपका ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो हमारी ये लंबाई है, और बटे में क्या है, ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगी, पी से लेकर बी तक और पी से लेकर बी डैश तक। होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी क्या है, वो हमारी वस्तु की लंबाई होती है, और ए डैश बी डैश क्या है, आई है। ये क्या होता है बेटा, यू की लंबाई हो गई, पी से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर वस्तु तक, और पी से लेकर बी डैश इस तक हमारी वी हो गई। बट चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो ये गलत है। क्या है, केवल वस्तु की लंबाई ऊपर है तो ये धनात्मक होगी, बाकी यू भी ऋणात्मक, वी भी ऋणात्मक, और ये नीचे की ओर है तो वो भी ऋणात्मक। इसका मतलब ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, और इसके बाद ये भी ऋणात्मक, सॉरी हाँ ये भी ऋणात्मक, ठीक। ये सारे के सारे क्या हो गए, ऋणात्मक हो गए। बोलो समझ में इतना आ गया है कि नहीं, आसान है, अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इनको पलट के लिख लेता हूँ, ठीक, और इनको मैं पलट के लिख देता हूँ। और पलट के कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ आई बटे ओ माइनस वी बटे यू। आप लोग जब इसको लिखना तो एक काम करना, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे लिखना, तो डायरेक्ट इसके बाद ये वाली लाइन आ जाएगी। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको फिर से लिखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा तो टाइम लगेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रेखीय आवर्धन है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अतः ये माइनस और ये माइनस तो हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास m बराबर क्या, आई बटे ओ, ये हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं इस माइनस को जब अगर मैं गुणा करूंगा कैंची, नीचे भेज दूंगा, तो आई वी अपॉन यू वो भी कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। बच्चों मेरी बात फिर से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा अभी। देखिए मैं इसको लिखा मैंने, है ना, इसको लिखा, इसको ऊपर करके एक लाइन और बढ़ा के लिखते हैं। इसको लिख दिया मैंने आई अपॉन ओ, इसको लिख दिया वी अपॉन यू। इन दोनों का तो माइनस माइनस कट गया, लेकिन ये वाला जो माइनस है ना, कैंची गुणा होने की वजह से माइनस उधर पहुंच गया, तो मैं इसको इधर लगा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर सकता हूँ। या फिर आप ऐसे समझ लो, इन दोनों का माइनस माइनस खत्म, इसका रह गया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हमें स्टेटमेंट पता चलता है कि जो हमारे दर्पण होते हैं उसमें रेखीय आवर्धन का सूत्र हम ये वाला लिख सकते हैं। यही उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा, यही अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा, और दोनों के लिए हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो कोई भी समस्या हुई क्या, आसान लगा कि रेखीय आवर्धन का सूत्र मैंने कैसे आपको प्रूव करके दिखाया। चलिए अब मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूं रेखीय आवर्धन में और बहुत सारी चीजों की। m बराबर, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कम होगी, m की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, m की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होगी। सारे केस की बात करते हैं। देखो
सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं m बराबर I अपॉन ओ, ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। देखो अगर ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू हमारी छोटी होगी, तो इसका जो मान आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। देखो ये वाली वैल्यू बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी, आई की जगह पे बड़ा करके देख लो, ओ की जगह पे छोटा करके देख लो, देखो 1.5 आएगा कि नहीं, और 1.5 हमारा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ कि अगर आई की वैल्यू बड़ी होगी, ओ की वैल्यू छोटी होगी, तो फिर बच्चों हमारा ये वाला केस आएगा, है ना। तो यदि मैं लिखूंगा कि यदि m बराबर ये है ना, तब i बराबर ये होगा, या हम लिख सकते हैं यदि i बराबर i ग्रेटर देन o होगा, देन m ग्रेटर देन 1 होगा। आसान था। अब इसको पलट दो, i की वैल्यू छोटी, o की वैल्यू बड़ी, पलट दो, 2/3 कर दो, यहां से वैल्यू सॉल्व किया तो पता चला ये आया, ऐसे करके। तो अगर ये आया तो ये क्या है, 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि अगर i की वैल्यू छोटी हुई तो मैग्निफिकेशन छोटा आएगा, 1 से आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद m बराबर 1, तब मैं लिखूंगा कि जब i और o दोनों बराबर होंगे तभी ये हो पाएगा। बोलो सिंपल सी बात थी ना। तो यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि भैया ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक। इसको नोट में डाल के लिख लेना। इसके बाद फिर से आ जाओ, ठीक, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये तो पहला वाला नोट हो गया। अब देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 देखेंगे। m का मान कब धनात्मक होगा, m का मान कब ऋणात्मक होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अच्छे से समझ लो पहले, ठीक। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनाया था, अब आप मुझे बताओ अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऊपर है और ये मेरा क्या है, नीचे है। ये मेरी ऊपर है और ये मेरी क्या है, वैल्यू नीचे है। अगर ये बड़ी है, ये वैल्यू ऊपर की ओर है, ये वैल्यू नीचे की ओर है, तो ओ का वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट आई का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। ओ का वैल्यू पॉजिटिव है और आई का वैल्यू निगेटिव है। आई का वैल्यू निगेटिव है, ओ का वैल्यू पॉजिटिव है। तुम्हारे हिसाब से इसका वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। आई का वैल्यू पॉजिटिव है, ओ आई का वैल्यू निगेटिव है, ओ का वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक। फिर आ जाओ, m बराबर माइनस का v अपॉन यू। देखो अगर यही चीज तुम लेंस के लिए पढ़ते 10 होता हमारा केवल v बटे यू। दर्पण के लिए पढ़ोगे तो माइनस v बटे यू लेके पहले से चलोगे। अब ये हमारा हो जाएगा m बराबर माइनस, और v की वैल्यू अब देखो ध्यान से, इस तरफ है ना, तो आपको क्या लगता है कि v की वैल्यू कैसी होगी, v की वैल्यू कैसी आएगी, बोलो भाई, ऋणात्मक आएगी। u की वैल्यू कैसी होगी, ये भी ऋणात्मक ही होगी, ऑलवेज होती ही है। यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस हो गया और नीचे एक माइनस था, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से वैल्यू कैसी आने वाली है बच्चों, ऋणात्मक आने वाली है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब ये पता चला कि जब भी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक बन रहा था, तब वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। अगर यही प्रतिबिंब आभासी बनता तो वैल्यू धनात्मक आती। समझ गए। अभी आभासी करके दिखाएंगे शिवम सर। तो ये हमने पता किया कि भैया जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, कोई भी दर्पण के लिए हो, है ना, तब हमारा यही होगा, ठीक। सिंपल सी बात। चलो एक चीज और करके देख लेते हैं। ये है उत्तल दर्पण, हम अपना वस्तु यहां रखते हैं, इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, ठीक। अब खुद ही आइडिया लगाना। ये दूरी हमारी निगेटिव है और फॉर्मूला होता है माइनस यू अपॉन वी, ये होता है। ये दूरी निगेटिव है, इसका मतलब वी आई, ये वाली वैल्यू यू की वैल्यू निगेटिव है। अब माइनस 1 पहले से है, वो उस तरफ है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव आएगा, निगेटिव नीचे से निगेटिव आएगा। और अब तुम मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो समझ में आ गया, क्लियर। अब आपके थोड़ा टेंशन हम दूर करते हैं।
m बराबर I बटे ओ, ठीक है बेटा, इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो। दिस इज फॉर द मिरर एंड m इज इक्वल टू I अपॉन ओ इज इक्वल टू V अपॉन यू। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये आप हमेशा लेंस के लिए यूज़ करोगे, अभी आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं, और ये आप हमेशा दर्पण के लिए इस्तेमाल करो, कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? ठीक, चलो, चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो नहीं नोट करो, जो आपका मन करे। ये हमारा सेकंड वाला नोट था जो मैंने आपको बता दिया कि भैया नोट नंबर 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से आ गया। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। देखो परिभाषा आप लोग पढ़िए, मैं आपको केवल इसका फील कराऊंगा। देखो ये दो माध्यम को डिवाइड करने वाली रेखा है, ठीक, दो माध्यमों को बांटने वाली ये रेखा है। इसमें एक अभिलंब हमने खींच दिया। अभिलंब क्या होता है? इस माध्यम के डिवाइड करने वाली रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमने ये माना कि ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का माध्यम विरल है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है विरल माध्यम और क्या होता है सघन माध्यम। बहुत अच्छे से पता होगा कि जहाँ पे पदार्थ के कण ज़्यादा पास पास होते हैं वो सघन है और नहीं तो वो विरल है। ठीक, समझ गए? बात समझ में आ गई? जैसे तुलना करो वायु की, किसी के साथ तुलना कर लोगे तुम, हमेशा वो वायु विरल ही होगी और जल है मान लो वो सघन होगा। ठीक, अब एक प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण मान लो भैया इस तरीके से आ रही है, ठीक, सघन से विरल में जा रही है और उसी तरह से ये भी आ रही है ऐसे। अब आपके अकॉर्डिंग इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था। आपके अकॉर्डिंग इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था। जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? और इस प्रकाश की किरण को भी सीधे ही जाना चाहिए था। लेकिन अब यह प्रकाश की किरण सघन से जब विरल माध्यम में जा रही थी तो इसने बोला कि अब मेरे को झुकना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रकाश की किरण थी अब ये नीचे की ओर झुकेगी नहीं, दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि जब सघन से विरल में आती है तो इसको फ्री फील मिल जाता है कि भैया हम दूर हटेंगे। ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा जब कोई सघन से विरल माध्यम में आता है तो उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? इसीलिए वो दूर हटते हैं। वैसे भी आपको अगर मेला में जाने को मौका मिलेगा तो तुम मेला में दब दब के चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, लेकिन अगर तुम्हें खाली रोड मिल जाती है तो गाड़ी बहुत तेज चलती है। सही कहा था ना सर जी? तो अब समझ में आई। अब मान लो विरल से तुम्हारी सघन माध्यम में जा रही है तो ये हमारी ऐसे की ओर नीचे की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों सघन से ऐसे विरल में और ये विरल से कहाँ? सघन में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को भी कहते हैं आपतन कोण, जो अभिलंब के और आपतित किरण के बीच बनता है। इस किरण को आपतित कहते हैं, तुम्हें पता है, लिख लेना यहाँ पे आपतित किरण। तुम लोग तो समझदार हो, ज़्यादा तो तुम्हें पढ़ाना नहीं। और इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसमें भी ऐसे ही लिख लेना। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, इस कोण को हम आर कहते हैं और इस कोण को हम भी आर कहते हैं, जो कि अपवर्तन कोण है। पहले केस में अगर हम ध्यान से देखें तो आई का जो मान है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? छोटा है आर की तुलना में। तो ये हमारा छोटा है आर की तुलना में। अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो मैं बोलूँगा कि जो हमारा आई का वैल्यू है वो बड़ा है आर की तुलना में, बड़ा है बच्चों आर की तुलना में। बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं। तो ये क्या बताया सर ने कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चल के दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात बता दी। आसान लगा? कुछ था? कुछ तो नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात बच्चों, अब हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि प्रकाश की, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, प्रकाश की अब आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब तथा
अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अक्सर बच्चे इसमें परावर्तित लिख के चले आते हैं, एग्जाम में गलती हो जाती है, वहां पे थोड़ा ध्यान देना, सबसे गलती होती है कि हमसे भी हो सकती है, हो सकता हम बोल जाएं, है ना, फिर आप मेरी बात को पकड़ लो, फिर हमको अलग से व्हाट्सअप करो, गलत पढ़ाते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे। तो ये हमारी आने वाली किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। देखो परावर्तन निकल रहा था मुंह से। अब ये वाला बिंदु हमारा आपतन बिंदु, और इसे भी हम कहते हैं आपतन बिंदु। उम्मीद है पहला समझ में आया होगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, पहला तो हो गया, दूसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। अब मान लो इस कोण में, इस माध्यम में आई की ज्या, आई की ज्या मतलब ऐसे लिख सकते हो, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। ये पीछे पलटे ना सर, तो थोड़ा डर लगा हमको, फिर हमको लगा डर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, और आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, साइन आई, और ये बटे में हो गया साइन आर, जिसे हम कहते हैं नियतांक। और इसी नियतांक को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, एन से। किससे करते हैं, एन से। लेकिन अब तुम लोग 12th में पहुंच गए हो, तब तुम इसको म्यू समझो। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। एन भूल जाओ, म्यू लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो साइन आई बटे साइन आर, बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये पहला माध्यम होता था, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अच्छे से समझो, पहले माध्यम के सापेक्ष ये दूसरे माध्यम का अपूर्णांक है। मेरी बात को पकड़ो और एक एक चीज पे गौर करो। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक है, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, और इसके बाद ये ऐसे। समझ में आ रही बात, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो सिंपल सा था सर, ये तो बहुत आसान लगा। सुनो मेरी बात, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब सुनो मेरी बात, जो अब बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो खिलवाड़ चल रहा था, अभी तो कुछ था ही नहीं इसमें। अब सुनो मेरी बात, हम लोग इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, जैसे हमने लिखा 1 म्यू 2, इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक लिखा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक। अब तुम पहुंच गए हो कहां पहुंच गए, 12th में। तुम्हें एक चीज और भी पढ़नी पड़ेगी, और उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये आपने पढ़ाया नहीं। सुनिए, मान लो एक प्रकाश की किरण वायु से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, ऐसे, ठीक। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण वायु से किसी दूसरे माध्यम में जाएगी, तो तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है। जैसे मान लो नीचे कांच है, ठीक, और ऊपर वायु है। मैं इसको लिखूंगा कि मान लो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मतलब म्यूजी, ऐसे लिख दिया। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों सिंपली, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हिंदी में कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सर ने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ बता दी। भाई तुम जाओ उधर वापस, टेंशन हमको क्यों दे रहे हो ऐसे, हाँ गए, वाह डर गए। सुनो, अभी समझ में आया इतना, कोई दिक्कत हुई?
आसान था। निरपेक्ष अपूर्णांक समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी दो माध्यमों को, जैसे सापेक्ष अपूर्णांक, जब वायु से कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना, लेकिन लिखते ऐसे ही हैं कि सापेक्ष, वायु के सापेक्ष इसका अपूर्णांक, ये नहीं लिखेंगे वायु के निरपेक्ष। जैसे हमने कहा कांच का अपूर्णांक 1.5 होता है, तो इसका मतलब ये वायु के सापेक्ष निकाला गया है, क्योंकि इसमें सापेक्ष नहीं दिया गया किसी को, तो ये निरपेक्ष है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतना पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखो, ठीक, ये 1μ2 मान लो ऐसे लिखा है, ठीक, अच्छे से समझो। फिर हमने लिखा 1μ2, इसको समझिए, दो चीजें बना के आपको दिखाएंगे, ठीक। देखो, अब मान लो एक प्रकाश की किरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु से कांच में आ रही है, ठीक। ये हमारी मान लो वायु से, वायु ना लिखो, वायु तो हटा ही दो तुम दिमाग से। तुम ये मान लो कि बच्चों जल से कांच में आ रही है, फिर उसके बाद ये कांच से, ठीक है, कांच से जल में जा रही है, कांच से जल में जा रही है, तो ये दूर हटेगी, ये पास आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू हमारी आई होगी, ये वाली वैल्यू हमारी आर होगी। आई का मान बड़ा है, आर का मान छोटा है। आई का मान छोटा है, आर का मान बड़ा है। अब यहां हमने लिखा कि साइन आई बटे साइन आर, ये समझ लो, नहीं तो जब पेपर में क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, तो नानी तुम्हारी याद आएंगी, ये समझ लो तुम बेटा। सुनो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, आई का मान बड़ा है, आर का मान छोटा है। हम लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखो, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1। तुम देखोगे कि ये मान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ये मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये मान बढ़ सकता है तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर आई देखें हम, आर को देखें हम, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये आई को देखें, आर को देखें, तो एक सिंपल सी बात पता चली कि मान लो आई का मान बड़ा लेते हैं, कुछ लेते हैं, 45 लेते हैं, मान लो हमने 45 लिया, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। यहां हमने लिया साइन छोटा कोई वैल्यू लिया, 30 डिग्री लिया। अब तुम एक बात बताओ, 30 वाले का मान छोटा है और 45 वाले का मान बड़ा है, तो यहां से जो मान आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आई मेरी बात भाई? ये 45 है और ये 30 है। इन्होंने कहा थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं तो बच्चों नीचे वाली वैल्यू भी बढ़ती जाती है, घट तो नहीं रही, कॉस में घटती है, तो ये बढ़ती जाती है। इसका मतलब 30 वाले का मान कम है, 45 का ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, उसमें तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो हमने बस ऐसे ही तुमको सिखाया कि भैया अगर 45 वाले का मान ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, और 30 वाले का मान कम है तो इसका मतलब कम वैल्यू दे रहा है। आई अगर ज़्यादा है तो आर अगर छोटा है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी इस वाले के लिए, वो आएगी हमारी क्या बच्चों, 1 से ज़्यादा। ठीक, इसमें आ जाओ, इसको देखो, नहीं समझ में आई ये बात? आई ना समझ में? इसको देखो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है। इस बार आर की वैल्यू बड़ी है, आई की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब 1μ2 इसका जो मान आएगा, आई की वैल्यू छोटी है, आर की वैल्यू बड़ी है, यहां से जो मान आएगा वो 1 से कम होगा। क्योंकि ऊपर अगर छोटी वैल्यू है, नीचे अगर बड़ी वैल्यू है, यार तुम निकाल के देख लो मेरे लाल, 0.5 1/2, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक, आ रही ना बात समझ में? इतनी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, इतनी सारी चीजें हमने आपको सिखा दी कि कब अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होगा, कब अपवर्तनांक हमारा 1 से कम होगा, ये सारी चीजें सर ने आपको बता दी। बोलो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? आसानी से समझ में आ गया है या नहीं? ठीक, कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और नोट, एक और नोट देखो, हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये वाला जानते हैं। ठीक, अच्छे से समझिए। एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण
ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे, ठीक। ऊपर वेलोसिटी v1 है, नीचे वेलोसिटी v2 है। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक v1/v2, ये बात तुम्हें पता है, काफ़ी अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि ऊपर मेरा वायु है, तो ये जो v1 है ये बदल जाता है किसमें, c में, जो कि प्रकाश की चाल होती है। स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था चैप्टर में, है ना। तो इसकी जगह पे मैं c लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। और ये v2 को हटा के अब मैं इसकी जगह पे सिर्फ v लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। लेकिन हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि v क्या है, तुम्हें पता ही है कि v क्या है, वेग, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, और इनटू में बच्चों आवृत्ति, ठीक। तरंग दैर्ध्य को हम, इसका मात्रक मीटर होता है और इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक से तुम फॉर्मूला बना सकते हो, ये चीज़ हमने तुमको सिखा दी पहले। तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति। जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कभी भी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यह बात दिल में समा लो, ठीक। तो आवृत्ति नहीं बदलती, इस फॉर्मूले को मैंने मान लिया, इस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 है और इसमें हमने मान लिया कि λ2 है, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिख सकता हूँ कि भाई c है वेग, तो इसकी तरंग दैर्ध्य हमने मान लिया λ1 और फ्रीक्वेंसी कोई नहीं बदलेगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले में देखें हमने कहा कि या आप ऐसे कर सकते हो, लैम्डा एयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ए कर लो, नीचे कुछ और कर लेना। हमने बोल दिया लैम्डा इन द एयर एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। वी क्या है, अब यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये मेरा आएगा लैम्डा, और ये हमारा उस माध्यम में वेलोसिटी, और उस माध्यम का तरंग दैर्ध्य, और ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती तो समान रहेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी कट जाएगी और मुझे पता चलेगा कि भैया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, ये एक और फॉर्मूला आपने यहाँ पे आज सीख लिया। ये आपने एक और फॉर्मूला आज सीख लिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को सब जो है आज के सेशन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम उत्क्रमणिता का सिद्धांत। क्या होता है उत्क्रमणिता का सिद्धांत? ठीक, कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है स्थित उलट देने पर उसी मार्ग में वापस लौट आती है। क्या कह रहे हैं? ऊपर से गया कि नहीं? बोलो। इन्होंने कहा कि मान लो ये हमने अभिलंब बनाया, ये मार्ग को डिवाइड करने वाली लाइन। एक प्रकाश की किरण मेरे प्यारे बच्चों ऐसे जा रही है और ऊपर विरल माध्यम है, नीचे हमने मान लिया सघन माध्यम है। तो ये हमने मान लिया कि भैया ये विरल से ऐसे सघन में जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है। अब अगर ये जा रही है, आपने मान लिया कि ऊपर जो है वो विरल माध्यम है और पहला माध्यम है, इधर सघन माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अगर मैं काम करूं, मैं बोलूं कि इसको पलट दूं, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? सघन से विरल में जाने लगेगी, तो ऐसे जाएगी, इसको ऐसे जाना था, ये दूर हट जाएगी, हटेगी कि नहीं? तो ये बात यहां से मुझे पता चली कि अगर पहले माध्यम के सापेक्ष मैं दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक निकालूं तो फॉर्मूला आएगा मेरा साइन आई बटे साइन आर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। अगर यहां हम फॉर्मूला देखें तो आ जाएगा आई बटे और ये हो जाएगा आर, ठीक। अच्छा, इसको पलट दें अगर हम तो क्या होगा? अब ये बन जाएगा हमारा आर, बन जाएगा आई, और आई बन जाएगा आर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे जाने लगी, अब तो आर बन जाएगा आई और आई बन जाएगा आर। बन जाएगा कि नहीं? चलो हम इसको आई को आर बना लेते हैं और इसको आर को आई बना लेते हैं। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो एक चीज और बदल जाएगी। अब आप सोचोगे सर क्या बदल जाएगा?
भैया अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपर्तनांक आने लगेगा, तो इसका मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का आने लगेगा, और ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी और ये आपकी दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, बस इतना कर दिया मैंने, और हमने इनको दोनों को गुणा कर दिया। ठीक, कैसे गुणा करेंगे, इनको छोटू करके दिखाते हैं अभी आपको। ठीक, देखो अब हमने क्या किया, हमने इनका गुणा कर दिया। गुणा कैसे करेंगे, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1, और हमने इनको गुणा किया साइन आई बटे साइन आर, है ना बच्चों, और इनटू में हमने कर दिया साइन आर बटे साइन आई। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये तो भाई कट गए, ये भी कट गए, कितना दे गए, 1 दे गए। इन दो को नीचे भेज, इनको नीचे भेज दो तुम, है ना, और यहाँ बचेगा 1 म्यू 2। अब मुझे बताओ ये क्या बन के आ गया, यही है उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। ये कहता है कि अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक आपको निकालना हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, इसका हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। हमने इनको रिवर्स कर दिया, रिवर्सिबिलिटी का लॉ। बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया? हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। चलिए, तो फिर हमें उम्मीद है इतना समझ में आया है। आज के सेशन के लिए फिर इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा बच्चों। और अगर अच्छा लगा है सेशन तो आप थम्स अप करके 3 बार सेंड कर सकते हैं और कुछ लिख कर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।